ल्यूमिन कभी बस एक साधारण खिलाड़ी था जिसे देवताओं ने एक क्रूर सर्वाइवल गेम में फेंक दिया था। सिस्टम ने उसे 100 जीवन दिए थे और वह बार बार मरता रहा, घातक मंजिलों पर चढ़ते हुए, जबकि उसके आसपास असंख्य लोग गिरते रहे। और 99वीं कोशिश पर वह आखिरकार सफल हुआ। अकेला और अजय वह अंतिम बॉस के द्वार पर खड़ा था, इस दुःस्वप्न को खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन जीत की बजाय उसे सबसे क्रूर मोड़ का सामना करना पड़ा। दरवाजा खोलने के लिए 5 खिलाड़ियों की जरूरत थी और वहां केवल वही अकेला बचा था। उसकी तुरंत मौत हो गई। उस मौत ने उसके अंतिम 100वें पुनरागमन को सक्रिय कर दिया। समय उलटने वाले रून ने आखिरी बार समय को पीछे घुमा दिया और ल्यूमिन को सीधे शुरुआत में भेज दिया, उस पल में जब खेल शुरू भी नहीं हुआ था। न कोई शक्ति, न साथी, सिर्फ उसकी यादें और यह ज्ञान कि यह उसका आखिरी मौका होगा। अब नए साल की पूर्व संध्या पर अपने छोटे रूप में फंसा हुआ, उन सहपाठियों से घिरा हुआ जिन्होंने कभी उसे सताया और मजाक उड़ाया था, ल्यूमिन अब शिकार बनने का इरादा नहीं रखता। 100 जीवन कालों की लड़ाई और मौत से सीखी हर चीज के साथ वह तैयार है सही साथियों को जुटाने और सोचे समझे बदले के साथ खेल को चीरकर रख देने के लिए। इस बार वह केवल जीवित नहीं रहेगा, न ही फिर से मरेगा, वह उन देवताओं को भी पराजित करेगा जो इस शापित खेल का आयोजन करते हैं। अचानक एक अजीब आवाज गूंजती है। मानवों का मजाक उड़ाते हुए वह आवाज उन्हें मूर्ख कहती है जो अपनी ही अहमियत में डूबे हुए हैं, बिना यह जाने कि आगे क्या होने वाला है। हर कोई सन्न रह जाता है और आवाज की दिशा में दौड़ता है। वहां वे एक चमकदार औरत को देखते हैं जो आकाश से धीरे धीरे उतर रही है, फरिश्तों जैसी आभा के साथ। वह उन्हें ऐसे देखती है मानो वे कुछ भी न हो और मनुष्यों की तुलना पिंजरे में फंसे दयनीय बंदरों से करती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहते हैं। कुछ सोचते हैं कि यह कोई हाईटेक होलोग्राम है, तो कुछ उसकी दिव्य सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन मिन, जिसने यह दृश्य 99 बार देखा है, अब इसे शानदार से अधिक अपमानजनक मानता है। फरिश्तेनुमा औरत मुस्कुराती है, उसी तिरस्कार भरी नजर के साथ, और मनुष्यों का मजाक उड़ाती है कि वे इतनी आसानी से उस पर मोहित हो गए। भीड़ में से एक आदमी चिढ़कर उसे उड़ता हुआ रद्दी का टुकड़ा कह देता है। मिन तुरंत समझ जाता है कि इस आदमी ने अभी अभी अपनी मौत पर मुहर लगा दी है। और सचमुच उसका चेहरा खून लाल चमकता है। वह गुस्से में उसकी गर्दन एक झटके में उड़ा देती है। खून की बौछार चारों ओर फैल जाती है, लोग डर से जम जाते हैं। अब वह सुग्रेसफुल फरिश्ता नहीं बल्कि निर्दयी जल्लाद बन चुकी है। वह बाकी सभी को चेतावनी देती है, जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसका अंजाम भी यही होगा। फिर वह उन्हें खेल के बारे में बताने लगती है। कुल 20 राउंड होंगे, हर महीने एक। उनकी आत्माएं दूसरी दुनिया में भेजी जाएंगी जहां उन्हें दिए गए मिशन को पूरा करना होगा। मिशन पूरा करने पर वे वास्तविकता में लौट आएंगे, लेकिन उसने साफ कर दिया कि यह जीवित रहने की गारंटी नहीं है। केवल आधे लोग ही जीवित बाहर निकल पाएंगे। 18 मिलियन लोगों को चुना गया है। केवल 15 से 29 वर्ष की उम्र वाले ही लिए जाएंगे। बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए केवल चुने हुए लोग ही लिए जाएंगे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से हंस पड़ता है, चिल्लाते हुए कहता है कि वह तो बच गया। उसकी यह हरकत तुरंत योंग मिन के एक गुर्गे को चिढ़ा देती है। वह बूढ़े को कॉलर से पकड़ लेता है और लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है। योंग मिन तुरंत बीच में आता है और अपने आदमी को चुप करा देता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने हालात को समझने की कोशिश नहीं की तो यह उसके लिए सचमुच जानलेवा साबित होगा।
तभी वह स्वर्गीय औरत घोषणा करती है कि 1.8 करोड़ 18 मिलियन लोग इस खेल में हिस्सा लेने वाले हैं और तुरंत ही टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू कर देती है। हर कोई एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां वे एक दूसरे को देख नहीं सकते। वहां उन्हें आत्मा स्थानांतरण सोल ट्रांसफर से पहले अपना अवतार बनाने को कहा जाता है। वह चेतावनी देती है कि चुनाव सोच समझकर करें, क्योंकि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मिन वही अवतार चुनता है जो उसने पिछली 99 जिंदगियों में चुना था और उसे फिर से ब्लैक साइथ नाम देता है। पुष्टि करने के बाद वह खुद को एक हरी भरी घास के मैदान में खड़ा पाता है। वह इस शरीर को इतना लंबे समय से रखे हुए है कि अब यह उसे उसके असली शरीर से भी ज्यादा वास्तविक लगता है। तभी बाकी प्रतिभागियों को भी टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। किसी के चेहरे पर ज्यादा डर नहीं दिखता, बल्कि एक लड़का तो इतराते हुए अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह उसके जैसा दिख रहा है। मिन पहले से ही जानता है कि मामला क्या है। सबने खुद को जितना संभव हो सके उतना आकर्षक और सुंदर बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर उनमें थोड़ा भी दिमाग होता तो जानते कि दिखावटी रूप बस उन्हें आसान शिकार बना देगा और एक बार जब वे मर जाएंगे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मिन अभी सोच ही रहा था कि उसका पुराना बदमाश कहाँ है कि तभी योंग मिन प्रवेश करता है, एक चमचमाता बेहद मांसल शरीर दिखाते हुए। उसने फिर से सब कुछ झोंक दिया है, सबसे ताकतवर और भारी भरकम शरीर बनाने में। जब सब अपने नए शरीरों के मजे ले रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो जाता है, तभी वह फरिश्तेनुमा औरत अचानक प्रकट होती है। वह टिप्पणी करती है कि सब अपने अवतारों का आनंद लेते दिख रहे हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी भर से माहौल बदल जाता है। खुशी की जगह तनाव और डर फैल जाता है। एक इंसान बोल पड़ता है कि यह भीड़ तो 1 मिलियन जैसी नहीं लगती। उसकी बात सुनकर वह स्वर्गीय औरत नाराज हो जाती है। वह कड़क आवाज में बताती है कि यह सिर्फ एक जगह है, बाकियों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है जहां दूसरे फरिश्ते मौजूद हैं। पहले राउंड की शुरुआत से पहले वह उन्हें संक्षेप में निर्देश देती है कि वे अपने मन में एक स्टेटस विंडो की कल्पना करें। मिन तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और झुंझलाहट महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे फिर से शुरुआत से लेवल बढ़ाने होंगे। बाकी सभी भी अपने अपने पैनल देखते हैं। वह औरत बताती है कि वे अभी बस नवसीखिए नोब्स हैं, जैसा कि कोई भी साधारण गेमर समझ सकता था। वह कहती है कि उन्हें अब से मजबूत होना शुरू करना होगा और अगर वे किसी तरह सभी 20 लेवल पार कर लेते हैं तो न केवल जीवित बचेंगे। गॉब्लिन्स अचानक चारों ओर प्रकट होने लगते हैं, जिससे इंसानों को उच्च सतर्कता में रहना पड़ता है। यह माहौल ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने वर्चुअल रियलिटी को व्यावसायिक बना दिया हो और उन्हें सबको नए खेल के परीक्षण विषयों के रूप में पकड़ लिया गया हो। वह निर्दयी फरिश्तेनुमा औरत 10,000 गॉब्लिन्स की लहर छोड़ देती है, 5,000 असहाय और अनुभवहीन इंसानों के सामने। उन्हें लड़ने का आदेश देते हुए साफ नियत के साथ कि वे मरें। मिन शांत भाव से आगे बढ़ता है और राक्षसों की ओर कदम बढ़ाता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं और पल भर में वह एक गॉब्लिन को ऐसे कुचल देता है मानो कुछ भी न हो। पूरा दृश्य इतना आसान लगने लगता है कि बाकी लोग दंग रह जाते हैं। मिन जानता है कि पहला प्रभाव हमेशा याद रहता है और वह चाहता है कि सबको यह अच्छे से याद रहे कि वह कौन है।
कारण बिल्कुल सीधा है। वह चाहता है कि कोई परेशानी करने वाला कीड़ा मकोड़ा के आसपास न फटे और इसके लिए जरूरी है कि वह सबको ताकत पर यकीन दिलाए। साथ वह उस फरिश्ते नुमा औरत का ध्यान और खींचना चाहता है। इन सभी मकसदों को एक साथ पूरा करने वह शानदार प्रदर्शन करता है कि देखने वाले सोचने लगते हैं कि क्या यह कोई गुप्त सैनिक कार्यक्रम से मिला हुआ एलिबाही पर से उसका नाम ब्लैक सिन भी सबको बहुत कूल लगता है। मीन की पेशेवर लड़ाई को देखकर बाकी लोग भी उत्साही हो जाते हैं। वे सोचते हैं गॉब्लिन शायद सबसे कमजोर राक्षस है तो वे भी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे घमंड में आने लगते हैं एक गॉब्लिन अचानक से एक इंसान को सीधा छुरा घोंप देता। तभी साफ हो जाता है कि यह कोई हल्का फुल्का लल्लू खल्लू ट्यूटोरियल नहीं बल्कि एक कठोर मुकाबला है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मदद करने के बजाय सब अपनी जान बचाने के लिए भागते। गॉब्लिन्स की भीड़ पर टूट पड़ते हैं और चारों ओर कत्लेआम शुरू हो जाता है। मिन जानता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि यह बस एक खेल है, लेकिन वह जानता है कि जल्द ही उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति हावी हो जाएगी और तब वे बस भागेंगे बाकी को पीछे छोड़ते हुए। मिन खुद भी ऐसा ही भागा था। उसे यह समझने में पूरे 2 लाइफ लगे कि यहाँ राक्षस से भागने का कोई फायदा नहीं है। एक लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन सीधे एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता। अब सबको साफ हो जाता है भागने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें लड़ना ही होगा। आधुनिक इंसान जिन्होंने कभी कीड़ा भी नहीं मारा था अब गॉब्लिन्स को मारने पर मजबूर थे, सिर्फ इसलिए कि वे जिंदा रह सके। उन्हें अपनी असली पहचान बदलनी पड़ रही। लोग एक एक करके मरने लगे और बचे हुए मदद की गुहार लगाते। इसी बीच वह निर्दयी फरिश्ता उस हत्याकांड का मजा ले रही है। उसे पता है कि गॉब्लिन्स भले ही अकेले में कमजोर लेकिन झुंड में और हथियारों के साथ वे डरावने राक्षस बन जाते। वह मीन में दिलचस्पी लेने लगती है, ठीक जैसा उसने चाहा था। वह झुलझुलाती है खिलाड़ियों की जानकारी सीधे नहीं देख सकती सिवाय उनके क्वेस्ट प्रगति के, लेकिन फिर भी ब्लैक साइज को देखकर उसे मजा आता है। मीन गॉब्लिन्स को बड़ी आसानी से काटता छाटता है जैसे वह बच्चों का खेल हो। उसका लक अब सिर्फ 1/4 बचा था और वह तेज हो जाता है निर्दयता से मारते हुए। जब तक बाकी गॉब्लिन्स जान बचाकर भागने नहीं लगते वह अपनी सांसें संभालता है और स्टेटस मेनू खोलता है। अब वह केवल लेवल 4 पर पहुंचा। हर बार लेवल बढ़ने पर 2 स्टेट पॉइंट्स थे। मीन सारे पॉइंट्स स्पीड पर लगाता है। उसे पता है कि इस खेल में स्पीड बढ़ाने से हमला करने और चलने की गति दोनों ही बढ़ते हैं और उसके पिछले अनुभव ने उसे सिखाया है कि शुरुआत में स्पीड से ज्यादा अहमियत कोई स्टेट की नहीं है। और अब वह सोचता है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपनी ब्लेड को फेंक देता है जो बूमरैंग की तरह लौटती है और कई राक्षसों को काट दे। बाकी गॉब्लिन्स डर कर जम जाते हैं। मिन उन्हें भी खत्म कर देता है और क्वेस्ट पूरा कर लेता है। पहला राउंड उसके लिए आसान रहा। अब वह सोचता है कि उसे ऐसा क्यों किया। असल वजह सिर्फ फरिश्ते का ध्यान खींचना नहीं था, वह दुनिया का पहला खिलाड़ी बनना था जिसने क्वेस्ट पूरा किया हो। एक सुनहरी क्वेस्ट विंडो प्रकट होती है, उसमें सिर्फ 10 मिनट 21 सेकंड में क्वेस्ट पूरा किया। पहला स्थान। मिन जानता है कि पहले 3 विजेताओं को खास इनाम मिलते हैं। पहला स्थान पाने पर उसे एक रेयर हथियार टिकट और वर्ल्ड मैप पर पहले स्थान के लिए एक यूनिक रिवॉर्ड बॉक्स मिलता है। वह प्लेयर मैप का इनाम खोलता है। कई हथियार विकल्पों में हैं। वह स्लेटी रंग के स्लेटों को चुनता है। एक शुरुआती स्तर का खंजर पुराने बेकार वाले को फेंक देता है। वह वर्ल्ड मैप का इनाम बाद के लिए बचा लेता है। स्टेटस मेनू में देखता है कि बाकी अभी भी गॉब्लिन से जूझ रहे हैं। मिन को नया टाइटल मिलता है लास्ट टाइम ट्रैवलर, जो उसे पिछले 99 जीवन में कभी नहीं मिला। वह उत्सुकता से अपना रून इस्तेमाल करता है और उसे रून ऑफ टाइम रिवर्सल मिलता है, लेकिन जैसे कि वह उसके शरीर पर अंकित होने लगता है सिस्टम चेतावनी देता है कि रून का अवशेष पहले से मौजूद है, इसलिए अंकन असफल हो गया। मीन को हैरानी नहीं होती। अगर यह काम कर जाता तो वह एक अनंत टाइम रिवर्सल ग्लिच बन जाता जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन सिस्टम बताता है उसकी 100 रिग्रेशन के कारण उसे एक नया टाइटल मिलता है। वह टाइटल उसे मौत के बाद एक बार पूरी तरह से पुनर्जीवित होने की शक्ति देता है। यह कौशल सामान्यतः सिर्फ प्रीस्ट क्लास को मिलता है, वह भी केवल 30% स्वास्थ्य के साथ, लेकिन उसका टाइटल पूरी रिकवरी देता है। मीन इस शक्ति से चकित हो जाता है और उसे छुपाने के लिए तुरंत हाइट फीचर का सोचता है और किसी ने क्वेस्ट पूरा किया या नहीं। उसे योंग मिन अपने दोस्तों के साथ लड़ते दिखता है और जान जाता है कि वह भी इस राउंड से बच जाएगा। जैसे ही इंसानों की संख्या गॉब्लिन्स के बराबर पहुंचती है, फरिश्ता और गॉब्लिन्स बुला लेती है। इस बार 50,000 मानव बुरी तरह दब जाते हैं। गिरे हुए इंसानों के शव गायब होने लगते हैं। उनके प्रियजन निराशा में चीखते हैं। आखिरकार क्वेस्ट काउंट 5000 से पार हो जाता है और गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं, जो भी हवा में गायब हो जाते हैं। पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। एक आदमी चीखता रहता है कि उसे बस एक गॉब्लिन्स और मारना था, लेकिन नियम नहीं बदलते। हर राउंड में सिर्फ आधे ही
आगे बढ़ते हैं। बचे हुए भय भी खड़े हैं। फरिश्ता कहता है कि उन्हें अपनी जिंदगी के लिए आभारी होना चाहिए और चेतावनी देती है कि अगर अगला राउंड पार करना है, कि अगर वे दूसरी बारी तक पहुंचना चाहते हैं कि तो उन्हें और मेहनत करनी होगी। उन्हें जाने से पहले सिस्टम उनके इनाम और लीडर बोर्ड दिखाता है। हर किसी को 1000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं जिन्हें वे केवल लेवल 10 पर पहुंचने के बाद आइटम खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लीडर बोर्ड की वजह से अब हर कोई हमारे हीरो के बारे में जान जाता है। ठीक जैसे उसने योजना बनाई थी, उसका पहला स्थान एंजल का ध्यान खींच लेता है और वह उससे पूछती कि वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, क्या उसे कोई असामान्य ऋण मिला है। ब्लैक साइड उसकी खिल्ली उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह देख नहीं सकती कि उसे कौन सा ऋण मिला है। यह सुनकर परी औरत तुरंत अपना रवैया बदल देती है और सब कुछ जानने का दावा करती है ताकि अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सके। मिन फिर परी से सवाल पूछने की अनुमति मांगता है और कहता है कि पहले स्थान आने पर जो इनाम उसे मिलता है वह उसके लिए बहुत कम है। यह सुनकर वह एंजल महिला क्रोधित हो जाती है। वह मिन से अपने शब्द दोहराने को कहती है और मिन बिना झिझके दोहराता है, जिससे वे और अधिक गुस्सा हो जाती है। वह तिलमिलाती हुई उठती है कि एक साधारण इंसान गॉब्लिन को हराने के बाद भी इनाम से असंतुष्ट कैसे हो सकता है। गुस्से में वह मिन का सर उड़ाने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे याद आता है कि वह अपना यह घातक पत्ता पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है और यह अधिकार केवल एक बार के लिए था। वह इस बात पर पछताती है कि इसे एक और इंसान पर उसने बर्बाद कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह मीन से पूछती है कि क्या उसे सच में बेहतर इनाम चाहिए। वह बताती है कि सामान्यतः नियम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन शायद वह एक अपवाद बना सकती है। वह बाकी इंसानों से इंतजार करने को कहती है क्योंकि उसे मिन से निजी तौर पर बात करनी। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या इस खेल में सौदेबाजी करना आम बात है। कुछ लोग यह भी सोचने लगते हैं कि उन्हें भी उससे बेहतर इनाम मांगना चाहिए था। वे शक करने लगते हैं कि मिन को कितना अच्छा इनाम मिलने वाला है और कई लोग उसकी किस्मत से ईर्ष्या करने लगते हैं। मिन उस परी के पीछे जंगल में चला जाता है, लेकिन सावधानी से दूरी बनाए रखता है। वह नोटिस करती है कि मिन ऐसा कर रहा है और वह उसे पास आने की इजाजत देती है। अंदर ही अंदर वह इंसानों को कीड़े मकोड़े समझती है जो सिर्फ डांटे जाने पर ही आज्ञा मानते हैं, लेकिन इस बार वह अपने गुस्से को दबा देती है। उसे पता है कि वह गेम सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं कर सकती क्योंकि उसे उच्च अस्तित्वों ने बनाया है। उसके चेहरे पर एक धृत मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वह एक दुष्ट योजना बनाती। एक निश्चित जगह पर पहुंचने के बाद उसका इरादा मिन को मार डालने का होता है। उसे पता है कि निजी कारणों से किसी इंसान को मारना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। आखिरकार उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है और गेम में बाधा डालने पर उसे सजा भी मिल सकती है। किसी भी परिणाम से बचने के लिए उसे बस एक सुनिश्चित करना होगा कि इसका कोई गवाह न हो। लेकिन जब वह सुरक्षित जगह पर पहुंचती है और मुड़कर देखती है तो अचानक एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर आ गिरता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके शरीर से अजीब सुनहरा तरल बहने लगता है और वह अधिक गुस्से में आ जाती है। गुस्से और प्रतिशोध में डूबी हुई वह मिन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। मिन चुपचाप उसके पीछे आ जाता है और अचानक उसकी पकड़ में ले लेता है। एक हाथ उसके पंख पकड़कर और दूसरे से उसका गला दबाकर उसे वहीं रोक देता है। वह चीखती है, रुक जाओ, लेकिन मिन नहीं रुकता। धीरे धीरे वह के पंख एक एक करके तोड़ देता है और उसे ताना मारता है कि क्या यह दर्दनाक है। परी गुस्से और भ्रम में उसे पूछती है कि क्या वह पागल हो गया है। मिन एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है उसे पहले से पता था कि उसने अपने पंखों में एक खंजर छुपा रखा है और उसे मारने की योजना बना रही है। परी सब कुछ नकारती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मिन उसे उसके असली नाम बेल से पुकारता है और चेतावनी देता है कि उससे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। यह सुनकर बेल घबरा जाती है और सोचने लगती है कि एक इंसान को आखिर उसका नाम कैसे पता चल गया। तभी मिन का छिपा हुआ हथियार निकालता है और उसे और डराता है। बेल घबराकर ब्लफ करने लगती है और धमकी देती है कि वह अपनी उंगलियों के इशारे से उसका सर फोड़ सकती है, लेकिन मिन तुरंत कहता है कि वह अपनी शक्ति पहले ही इस्तेमाल कर चुकी। सुनकर बेल बुरी तरह घबरा जाती है और सौदेबाजी करने लगती। वह बहाने बनाती है और कहती है कि उसके दोस्त मिन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मिन उसकी झूठी बातों को तुरंत पहचान लेता है। वह बेल से कहता है कि कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा क्योंकि उसके सभी तथाकथित परी दोस्त सिर्फ स्वार्थी हैं और उसके मरने पर भी उंगली नहीं उठाएंगे। बेल कहती है कि अगर वह उसे मार डालेगा तो इंसानों का नुकसान होगा क्योंकि बिना परी के वे घर नहीं लौट पाएंगे, लेकिन मिन कहता है कि सिस्टम खुद ही इनाम घोषित होते ही खिलाड़ियों को वापस भेज देता है और इसके लिए उसकी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। बेल भीख मांगने लगती है और कहती है कि वह कोई भी जानकारी देने
को तैयार है, बस उसे जिंदा रहने दिया जाए। लेकिन मिन शांत भाव से कहता है कि पहले से उसे सब कुछ पता है, परी जैसे लोग तो बस मोहरे हैं जिन्हें खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए रखा गया है, इसके अलावा उनका कोई महत्व नहीं है। मिन उसे बख्शता नहीं और अपनी तलवार सीधे उसके आर पार घोंप देता है, जिससे बेल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सिस्टम मिन को सूचित करता है कि वह आधिकारिक तौर पर पहली बार किसी परी को मारने वाला इंसान बन गया है। इसके लिए उसे फर्स्ट एंजल स्लेयर का खिताब मिलता है। इसके साथ ही उसे परी का खून और रून ऑफ स्लाटर भी मिलता है। असल में यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह सबसे पहले परी को हराने वाला बनता है। रून उसके शरीर पर खुद आ जाती है और उसका नया खिताब अब उसे होली ऑर्डर के दुश्मनों से लड़ने के समय उसकी सारी क्षमताओं को दुगना कर देता है। उसकी पिछली पुनर्जन्म यात्राओं में उसे यह इनाम सिर्फ 13वें राउंड में परी से लड़ते समय पता चला था, और क्योंकि यह इनाम सिर्फ एक ही इंसान के लिए बनाया गया था, इसलिए सिस्टम उसे बहुत खास बनाया था। खिताब से दुगना शक्ति मिलने के अलावा उसे रून का बोनस भी मिलता है। इससे वह हर दुश्मन को मारने पर उसकी क्षमता 1% बढ़ जाती और वह 100% तक जमा हो सकती है। हालांकि अगला राउंड शुरू होते ही यह बोनस पूरी तरह रीसेट हो जाता है। मिन मुस्कुराता है और अपने हाथ में एक सुनहरी वस्तु उठाता है, परी का खून, जो असल में इस पूरे घर में उसका असली लक्ष्य आगे जाते। तो यहाँ पर 30 डिफरेंट तरह के जॉब्स हैं और उन्हें बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है। पहले तुमको एक आइटम खोजना होगा जो तुम्हें क्लास स्वैप करने में मदद करे। यूजुअली यह हंट के समय या फिर कुछ कंडीशनों के साथ मिल जाता है, परंतु इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ आइटम्स हैं जिसे केवल एक पर्सन एक सही वातावरण, सही कंडीशन मिलने पर ही प्राप्त कर सकता है, और जो क्लासेस के द्वारा वो एकदम डिफरेंट लेवल पे होता है। हमें डिफरेंट क्लासेस दिखाई देती है, चिन्ह दिखाई देते हैं, कहीं पर मॉर्क और उसके नीचे भेड़, तलवार और अलग अलग तरह की बाकी क्लासेस हैं। बोनस स्टेटस, क्लास चेंज, रूइन, स्किल ऑप्शंस और अदर एवरीथिंग जो भी उस क्लास के अंदर मिलता है सब फ्लॉलेस होता है। इसके बावजूद मैं यहाँ दोबारा आ गया बिना आखिरी राउंड जीते। हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है, वो अपनी इन्वेंट्री को घूर रहा है और सोच रहा है अब मुझे फर्स्ट प्लेस आना है सभी जोन्स में। और हमें दिखाया जाता है कि हीरो के सामने रिवॉर्ड की लिस्ट खुलती है, वह इनमें से किसी एक रिवॉर्ड को चुन सकता है। पहला है ट्रिपल XP बफ जो केवल दूसरे राउंड तक रहेगा, दूसरा है 2000 गोल्ड, तीसरा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेकंड राउंड। सिंह सोचता है यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेवल 10 तक रीच करना, जहाँ मैं अपनी क्लास को चेंज कर सकता हूँ, और वह चुनता है ट्रिपल XP बफ। और जब यह बफ केवल सेकंड राउंड तक रहेगा, सिंह सोचता है यह मेरा आखिरी समय है, आखिरी बार है, मैं अब किसी तरह से भी इससे एस्केप नहीं कर सकता। और वह अपनी मुट्ठी में उस एंजल को देखता है जो गायब हो रही, और सोचता है मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके सामने वह एक्सचेंज परी गायब हो जाती है और एक पॉपअप शो होता है। फर्स्ट राउंड ओवरऑल सभी एरिया से सर्वाइवल है 900 करोड़ लोग, और एरिया है ESKS 45 से 5, सर्वाइवर्स 5143, और बताया जाता है कि प्लेयर्स की सोल उनकी ओरिजिनल बॉडी में जल्दी ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। और सेकंड राउंड होगा 1 फरवरी, और हम मिलेंगे आपसे सेकंड राउंड में। कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। आगे हमें लोग अपनी ओरिजिनल बॉडी में आते हुए दिखाई देते हैं, सभी हैरान है, सबकी आंखें फटी हुई, और वो अपनी उसी जगह वापस लौट आए हैं जहाँ से वो गए थे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन जगह से। तभी वो लड़का सोचता है आखिर क्या हुआ था, क्या सभी लोग पास आउट हो गए थे मेरी तरह, क्या मैं पास आउट हो गया था, क्या मुझे एक ऐसा सपना दिख रहा था जो सचमुच का था। सभी अपने सर पे हाथ रखे उठ रहे। वह लड़का सोच रहा कि मेरा सर फट जाएगा। मुझे एक बड़ा अजीब सा ड्रीम दिखाई दिया। वह अपनी घड़ी को देखता है जिसमें 5:20 हो रहे थे, संडे और जनवरी 1 नया साल। वह सोचता है इतने समय रात 12 बजे से लेके सुबह 5:20 तक मैंने उस सपने में जिया। बाकी लोग बोल रहे हैं मेरा सर, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। एक कहता है तुम उठ गए, दूसरा पूछता है लड़के से योंग मिन क्या मैं बेहोश हो गया था। योंग मिन कहता है हाँ सभी कोई यहाँ बेहोश हो गए थे। दूसरा लड़का कहता है क्या हम सब, क्या हुआ था, मुझे एक बड़ा अजीब सा सपना दिखाई दिया। दूसरा कहता है मुझे भी अजीब सा सपना दिखाई दिया। और पूछते हैं योंग मिन तुम्हारे बारे में क्या। योंग मिन पीछे मुड़ता है, बोलते हैं हाँ पर मुझे लगता है हम सचमुच में वापस आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, क्या हम अभी गॉब्लिन से लड़ रहे थे। ओह मेरा सर। तो सबको समझ में आता है कि यह कोई ड्रीम नहीं था, ये रियलिटी, और जो पहला राउंड और गॉब्लिन वो सब कुछ सच, और ये सब दोबारा होगा 1 फरवरी को। लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तभी बगल में कोई लेटा पड़ा। कुछ लोग अभी तक उठे नहीं थे, कुछ लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे, ये अभी तक उठ क्यों नहीं रहे हैं। हाँ तभी उन्हें एक घटिया रियलिटी का एहसास होता है। जो लोग राउंड में सरवाइव नहीं कर पाए थे वो सचमुच में इस दुनिया में मर चुके थे, और ये एहसास ही उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उनके हाथ कांपने लगते हैं और ये एहसास उनकी सिट्टी पिट्टी गूल कर देता है। मतलब वहाँ मरना और यहाँ मरना सब एक बराबर है, और वहाँ पर वे सभी लाशों के बीच खड़े ये एहसास उनकी
की रूह कपकपा जाती। किसी ने अपने चहेतों को जानवर की लाशों के सामने अगल बगल खड़े हुए, सब में गिल्ट है, डर है और उन्हें समझ में आता है कि ओनली हाफ सर्वाइव, बाकी सब। योंगमिन भी कांप रहा, घबरा रहा। वो सोचते हैं अगर नेक्स्ट राउंड भी ऐसा होगा तो। योंगमिन एक साइकोपैथ की तरह हंसने लगा, मुस्कुराता, कांप रहा, पर ये डर की वजह से नहीं है, ये है उसकी एक्साइटमेंट की वजह से। योंगमिन की दिमाग में एक अजीब से थॉट चलते हैं। वह सोचता है चाहे तुम चांदी के चम्मच लेकर पैदा हो, बट गेम्स में सभी सरवाइव करने के लिए एक बराबर है। आंखें एकदम चौड़ी, चेहरे पे अजीब सी मुस्कान, एक साइकोपैथ है, गैंगस्टर की तरह वह दिखाई दे रहा है। वह सोचता है अब जिंदगी कितनी कुत्ती है, यह सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अब बराबर। योंगमिन चिल्लाता है तुम कब शांत हो जाओ, तुमको तो सिर्फ अब सरवाइव करना है, तुम्हें किस बात का अब डर है। उनका एक दोस्त कहता है यह बहुत ही अनफेयर है। वो कहता है मैंने जिंदगी को अभी तक इतने अच्छे से एंजॉय नहीं किया, अगर मैं मर गया तो। योंगमिन कहता है कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, यहाँ सभी कुछ और सभी लोग सेम कंडीशन में, तो इसमें ये अनफेयर जैसा क्या है। उसका टकलू दोस्त सोचता है ये साइकोपैथ, और वे उसकी तरफ देखते हैं। वो बाल्डी बोलता है हाँ सही है, अब से पहले तक तो हम एक ठगी थे, तो हमें फेयर और अनफेयर की चिंता करने की क्या जरूरत है, बस हमें सरवाइव करना है। बट फिर भी मैं जीवन में और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तभी योंगमिन इधर उधर देखने लगता है। वह बाल्डी पूछता है तुम क्या देख रहे हो। योंगमिन बोलता है मुझे वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। टकलू बोलता है कौन, तुम्हारा पर्सनल एरंड बॉय। योंगमिन बोलता है आखिर वह कहाँ चला गया, मुझे याद है होश होने से पहले मैंने उसे देखा था, क्या वह मर गया पहले राउंड में। वह कहता है इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी, उस जैसा लूजर कभी भी ऐसे गेम को सरवाइव नहीं कर सकता है। वह मुस्कुराता है। तभी तिरछी नजर से वो देखता है और कहता है कि यह कौन सा अजीब सा लड़का है जिसका ये टैकी आउटफिट है। हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसने एक जबरदस्त आर्मर टाइप पहना होता है अपने अपर बॉडी में। तो वो कहता है नो वे, और वह चिल्लाता है स्टेटस विंडो, और उसके सामने स्टेटस विंडो पॉपअप होता है जहाँ उसका नाम दिखाया जाता है वांग योंगमिन, निकनेम वांग योंगमिन, बिगिनर लेवल 5, क्लास कुछ नहीं, टाइटल नन, स्टेटस सारे पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंसी, एजिलिटी और लक 3। वो हैरान हो जाता है अपना स्टेटस विंडो देखकर। उसकी बात सुन के उसके दोनों गुर्गे भी उसकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं स्टेटस विंडो, और उनके सामने स्टेटस विंडो पॉपअप होता है। वो हैरान, वो क्या सभी हैरान है, सबके सामने स्टेटस विंडो पॉपअप हो रहा है। उन्हें समझ में आता है कि जो पावर वो गेम में यूज कर पा रहे थे वो यहाँ भी यूज कर सकते हैं और उनको वही सारी शक्तियाँ मिलेंगी। योंगमिन एक पत्थर उठाता है और अपने हाथ से दबाता है, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो गेम में थी वो रियल लाइफ में भी ट्रांसफर हो चुकी है। वो एक मुस्कुराता है, पत्थर के चूरे को हाथ से जाने देता है, कहता है दिस इज ऑसम। न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है आज सुबह समथिंग अनबिलीवेबल हुआ, लगभग 10,000 सिटीजन लॉस्ट अपना कॉन्शियसनेस और एक गेम में चले गए। चलिए हम उनका पहला वीडियो देखते हैं। उसमें वही परी दिखाई जाती है जो सिटीजन से बात करती है, उनकी भगदड़ दिखाई जाती है और इस घटना को नाम दिया जाता है मास पेंटिंग। न्यूज में ये घटना चल रही है और बताया जाता है ये सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं, लगभग 128 कंट्रियों में भी हो रहा है। सोशल मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है ये। कोई बंदा स्क्रॉल करते हुए देख रहा है और ये है हमारा हीरो मिन। वह कहता है आखिर ये फाइनली चालू हो गया, बट ये तो बस शुरुआत है, अभी तो मरने वालों की खबरें आना चालू होंगी। बट एक्चुअल प्रॉब्लम तो कुछ और है। अब सर्वाइवर्स को प्लेयर्स कहा जा रहा है और इनके नंबर्स को असेस्ट किया जा रहा है। मिन सोचता है असली बात तो ये है कि जो पावर आपके पास गेम्स में थी वह आप गेम से बाहर लेके अपने साथ आ पा रहे हो। हाई स्टेट वाले प्लेयर्स का इफेक्ट अभी तो इतना ज्यादा नहीं है, बट जैसे जैसे प्लेयर्स लेवल अप करेंगे वो एक बहुत ही बड़े ट्रांसेंडेंटल मतलब महामानव में परिवर्तित हो जाएंगे और यहाँ से पैदा होंगे लिटरल ह्यूमन वेपन और कोई भी मिलिट्री पावर इन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं भी आराम से बैठना नहीं चाहूंगा जब ये दुनिया एक कायोस में परिवर्तित हो, क्योंकि अगर मैं ऐसे शांत बैठूंगा तो ये दुनिया राउंड 20 से भी पहले खत्म हो जाएगी। और यहाँ केवल एक ही तरीका है प्लेयर्स को कंट्रोल करने का और वो है ओवरवेलमिंग फोर्स से। ऑफ कोर्स मैं अपनी लाइफ के प्रीवियस लाइफ के दूसरे तरीकों को यूज करूंगा। और उसे याद आता है कि 5 प्लेयर्स की जरूरत थी बॉस रूम को ओपन करने के लिए और उसे कुछ कैंडिडेट उसके माइंड में है, ये बात सोचता है और वो कहता है ये टाइम नहीं है इस बारे में एक्ट करने का। वो आगे बढ़ता है क्योंकि अभी मिंग के पास और भी इम्पोर्टेंट टास्क है कंप्लीट करने के लिए। मिंग एक घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। वो अंदर एंट्री करता है, देखता है कि आज भी डिनर में इंस्टेंट नूडल खाया गया है। डो बंद करके वह देखता है कोई सो रखा है बिस्तर में नीचे चटाई पर। आखिर ये इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है जिसका भाई अभी तक घर नहीं लौटा है। ये है रूवॉन, हमारे हीरो का छोटा भाई, 3rd ईयर ऑफ मिडिल स्कूल में। हीरो बताता है हमारी नॉर्मल फैमिली बहुत बदल गई जब हमारे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह यह था कि मैं एक लौता गार्डियन बन गया अपने छोटे भाई का। हमें उसके भाई के हाथों में चोट के निशान, पीठ में चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। वह उसके बैंडेज को लगाता है और उसका भाई धीरे से आंखें खोलता है, कहता है भाई। मिंग कहता है वॉनी वेक अप, सुबह हो गई है। वॉनी बोलता है ओ पर अभी तो केवल
6 बजे है। योंग मिन उसके चादर को खींचता है। वॉनी हैरान है। मिंग कहता है हमारे पास सोने का समय नहीं है, चलो। वॉनी कहता है क्या हुआ? वो अपना सामान पैक करते हैं। मिंग कहता है मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, पहले अपने कपड़े बदल लो। उसका भाई दोबारा पूछता है जमाई लेते हुए, आखिर क्या हुआ है इस दुनिया में? अभी तो सूरज को तोकने दो, मुझे सुना है। मिंग कहता है सुनो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, ये सोने का समय नहीं है, आराम से। ये पूरी दुनिया है कचरे में और मैं पित्तल थी। वॉनी कहता है मुझे तो लगा था तुम बेल टोलिंग सेरेमनी जैसा कुछ देखने गए थे, कुछ हुआ है कि वहाँ पे? मिंग कहता है चलो बस बाहर आओ, हम चलते चलते बात करेंगे। वो बाहर निकलते हैं। वॉनी भी ड्रेस चेंज करके उसके साथ पीछे पीछे आने लगता है। वॉनी मिंग को क्यूरियोसिटी भरी निगाहों से देख रहा है और सोच रहा आखिर क्या हुआ ऐसा जो मेरा भाई हो गया इतना सीरियस, कैसा? मिंग कहता है वॉनी तुमको शायद पता नहीं है कि दुनिया में क्या हुआ। वॉनी कहता है तुम मुझे डरा रहे हो, मेरे सोते तक क्या दुनिया इतनी बदल गई? मिंग कहता है यकीन नहीं हो रहा तो अपने ट्रेंडिंग सर्च को देखो। वॉनी मोबाइल खोलता है, सर्चेस को देखता है, कहता है ये सब क्या है? एंजल अपीयर, दूसरी दुनिया। मिंग कहता है प्रिसाइजली, केवल उनकी सोल ही दूसरी दुनिया में गई थी। वॉनी कहता है डोंट टेल मी, तुम भी? मिंग कहता है हाँ, और मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आ पाया 100 गॉब्लिन्स को मारने के बाद। वॉनी कहता है व्हाट, सच में? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मिंग कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो। वॉनी कहता है आखिर कैसे ना करूं? एक छोटे भाई की तरह उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही है। उसे अपने माता पिता याद आते हैं और वह मन में सोचता है आखिर तुम मेरी इकलौती फैमिली हो। वॉनी सोचता है ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि तुम्हारे पास आंतरिक शक्ति किसी और से बहुत ज्यादा है, इतनी कि तुम मम्मी पापा के जाने के बाद की खाली जगह को भर सकते हो, बट इनर स्ट्रेंथ और 100 गॉब्लिन्स को मारना दोनों ही अलग मैटर, और तुम फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो। मिंज बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। वॉनी बोलता है अच्छा, दैट प्लेस दैट हैज अ स्टेटस सिस्टम लाइक गेम, तो एक्चुअल फिजिकल कंडीशन वहाँ मैटर नहीं करती, सो मेरे बारे में चिंता करना छोड़ो। वॉनी बोलता है अच्छा तो ये सब ऐसा था? फिर भी हीरो बोलता है मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि बाद में मैं कैसा होऊंगा, कितना शक्तिशाली तुम सोच भी नहीं सकते, और कहता है फॉलो मी अगर तुम्हें जानना है। वॉनी कहता है नो, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मिंग उसके हाथ के घाव को देखता और कहता है बैंक अपने भाई से हम जा रहे हैं बैंक तेंग्यू गैंग के हेड से मिलने। ऐसा बोल हमारा हीरो अपनी तेज नीली नजरों से भाई की ओर देखता है। बैंक तेंग्यू तुम्हें परेशान कर रहा है ना? वॉन बोलता है बड़े भैया तुम्हें ये कैसे पता? वह हैरान है। वन बोलता है यू नो, उसकी बात बीच में काट हमारा हीरो बोलता है डैन तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं। वॉनी थोड़ा सा परेशान है। वॉन सोचता है मन में मैं इस बात को इतना ऑब्वियस नहीं बनाना चाहता था कि मैं बुली हो रहा हूँ। उसकी आंखों में गिल्ट है कि मैं अपने भाई को शायद परेशान कर रहा हूँ या परेशानी में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई पहले से ही बहुत सारी परेशानियों में है। वॉनी के चेहरे में गिल्ट साफ दिख रहा है, बट हमारा है सोचता है मुझे माफ करना भाई, मुझे ये उस समय तक पता नहीं था जब तक मैं पिछली बार सबसे पहली बार पहला राउंड जीत के आया था, तब मैं अपने रूम में आके सो गया था और फिर कुछ घंटे बाद तुमने मुझसे कहा कि भाई मैं थोड़ी देर बाहर से होकर आता हूँ, और मेरी नींद उस तेज बजते हुए फोन के रिंगटोन ने खोली। तब मुझे पता चला कि ये कॉल हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो वहाँ मुझे पता चला कि तुम घर तो वापस आए लेकिन अंधे होकर, क्योंकि बैंक तेंग्यू ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा था और मैं कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर और बेवकूफ था कि मैं अपने छोटे भाई को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सॉरी, आई एम सॉरी। ये हमारे हीरो के मन के ख्याल है जो उसने अपने पहले राउंड में पहले रिग्रेशन में सोचे थे, पर अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा दोबारा, नेवर एवर अगेन, नो वन। आगे दिखाया जाता है बैंक तेंग्यू के हाइडआउट। बाहर कुछ तेज मारने की आवाजें आ रही, लगता है अंदर कोई किसी को कूट रहा। एक लात, एक शरीर और कुछ गालियां। कमीनो, तुम सबको मैंने 2 लाख रुपए लाने के लिए कहा था, तुम उसे अब तक क्यों लेकर नहीं आए? एक मुर्गी के बालों वाला बंदा उंगली दिखाते हुए कुछ लोगों को बोल रहा है। वो मोटा बंदा करा रहा है और वो दूसरा बंदा बूली जो खुद एक मोटा है वो बोल रहा है तुम कमीनो, तुम्हें मैंने कहा था ना मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मेरा पैसा इतने लागूंगे हो गए हो क्या? कोई रिप्लाई क्यों नहीं देते? और एक लात भड़ दोबारा। ये बंदा है बैंक तेंग्यू, उसके साथ ही सोच रहे हैं, उसके साथ ही आपस में बोल रहे हैं बैंक तेंग्यू बड़ा ही निर्दयी है, इसीलिए तो आसपास स्कूल के भी जो बड़े सीनियर्स हैं वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सर झुका दे। ये बात एक बॉब कट वाला बंदा बोल रहा। 2 और बंदे उसको घूर रहे और ये दोनों धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं। एक बंदा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें तेंग्यू के आगे ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। तेंग्यू बोलता है कमीनो कुत्तों, मुझे उन पैसों से एक मोटरसाइकिल
दिखाई नहीं, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। उसके चेहरे में बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, जैसे कि उसने इतनी मेहनत की और उसे पैसे नहीं मिले, भले ही वह दूसरों के पैसों पे पल रहा हो। बुल्ला बुल्ला। तेग्यू आगे बढ़ता है, उसके साथी थोड़े से हैरान है। वो कहता है क्या यहाँ कोई और तरीका नहीं है जहाँ से मुझे पैसे मिल सके? वो अपने साथियों से पूछता है। उसके साथी सोचते अच्छा कहीं से पैसे कैसे? तभी तेग्यू बोलता है हाँ मुझे एक मेथड याद आया। उसके साथी सोचे कौन सा मेथड? तभी बाल्डी बोलता है ओह यहाँ वो कमीना तुम्हारा गुलाम तेग्यू याद है? तेग्यू उसकी तरफ देखता है, दूसरे के चेहरे पे खुशी है। ये किसकी बातें कर रहे हैं? वो कर्ली हेयर्ड बंदा, तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते? तेग्यू बोलता है वो दुष्ट युवान, क्या विडम्बना है, एक दुष्ट बेचारा सीधे साधे को दुष्ट बोलता है। तेग्यू बोलता है हाँ, एक कुटिल स्माइल के साथ मैं तो उसे कॉल करने वाला था। देखो कमीनापन उसके चेहरे पे साफ झलक रहा। उसे इस नए साल पे पीटना बच्चा है, मुझे उसे पीटना होगा, हम उसी से मनी ले लेंगे, पैसे ले लेंगे। या वह बाल्डी बोलता है। तेग्यू के दोनों साथी बहुत खुश हो रहे हैं आपस में। दूसरा बोलता है हाँ ये काम कर जाएगा। तभी तेग्यू बोलता है हे वह कमीना बिल्कुल गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं। बाल्डी बोलता है क्या? तेग्यू बोलता है मेरे द्वारा कुटले मार खाने के बाद, कुत्तों की तरह पीटने के बाद वह बंदा एक पैसा नहीं ला पाया, वो किसी गरीब सी जगह पे रहता है। वो टकला बंदा बोलता है तो क्या करे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करे? तेग्यू बताता है कि उसके तो माता पिता भी नहीं है, वो अपने बड़े भाई के साथ रहता है। तभी तेग्यू की आंखें चौड़ी हो गई हैं कुछ देखकर। वो बाल्डी बोलता है तेग्यू क्या हुआ? उसके दोनों साथी पीछे मुड़ के देखते हैं, वो भी हैरान है क्या? और हमें दिखाई देता है वानी अपने भाई हमारे हीरो मिंग के साथ वहाँ खड़ा है। मिंग एकदम हीरो की तरह एंट्री ले रहा है। तेग्यू बोलता है उसके दोनों साथी भी खुश हो गए हैं। तेग्यू बोलता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पता नहीं वो अपने बारे में क्यों बता रहा है, वह वो बात सही करता है बट यहाँ शैतान में। तब तेग्यू जोर से चिल्लाता है यू वॉन, तुम कमीने। वानी धीरे से डरते हुए कह रहा है, उसके हाथ कांप रहे बट जिन की आंखें एकदम तेज है, जैसे वो इसे अभी ही खाल उधेड़ दे। वो अपने जेब से हाथ नहीं निकाल रहा। तेग्यू चेहरे पे गुस्सा लिए वानी को घूरता है और सोचता है ये वानी के साथ कौन है? इसके एक्सप्रेशन बहुत ही एनोइंग है। तेग्यू पूछता है ओह दोस्त तुम कौन हो जो मेरे गुलाम के बगल में खड़े हो? ये चीज मुझे परेशान कर रही है। वानी हकलाते हुए बोलता है ये बट उसके सेंटेंस को कंप्लीट करता है जिन, मैं हूँ इसका बड़ा भाई। इसके चेहरे में गजब की स्माइल है, आंखों तेज, और हमें मैं हूं ना याद आ जाता। लक्ष्मण मैं हूं ना, और उस शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना बोलने के बाद तेग्यू बोलता है अच्छा बताता हूँ मैं तुमको, ये मैं हूं ना में हीरो तो मैं। अपनी मुट्ठियों को वो भींचता है, अपनी हड्डियों को कड़कड़ाता है और कहता है आज तुम और तुम्हारा भाई दोनों मरेंगे। तभी तेग्यू नीचे देखता है, उसका साथी मुस्कुरा रहा है और उसके तेग्यू के जो गुर्गे हैं वह आगे बढ़ते हैं उन्हें पीटने के लिए कि आज तो होगा कत्लेआम। एक पूछता है वॉन क्या तुम्हारा भाई फाइटिंग में अच्छा है? जिन ने अभी तक अपने जेब से हाथ नहीं निकाला था, उसका हाथ इस जैकेट में ही। एक बंदा जिन के सामने आके उससे अपनी हाइट नापता है। ओह तुम तो बहुत छोटे से। बट अचानक एक बूम मुक्का उस मास्क वाले आदमी के चेहरे पे लगता है और वह खून थूकता हुआ गिर जाता है सीधे। बाकी लोग हैरान हैं। दूसरा बंदा बॉब कट उसके ऊपर कूदता है बट वो हमारे हीरो के सामने कहाँ टिकने वाला था। जिन हल्का सा साइड होता है और एक जोरदार मुक्का उसके टेम्पल पे दे मारता है। वह साइड फेंकाता है दूर हवा में उड़ते हुए। तभी दूसरा तुम कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मास्क वाला बंदा खड़ा होता है। वो टकला उसकी तरफ कुटिल स्माइल के साथ मरो करके दौड़ता है बट जिन दोनों को एक एक मुक्के में डिशुम हराशाई कर देता है। तीनों ही जमीन पे गिरे हुए हैं। इधर तेग्यू शायद एक्साइटमेंट में कांप रहा है और वो हंसता है कोई तो मिला। तेग्यू पूछता है ये तो बस एक नर्ड है, इसने शायद कहीं से बॉक्सिंग या कुछ ऐसा ही सीखा है और इस स्किल के साथ ये मुझसे लड़ने आया है। तेग्यू बोलता है ओए वानी के बड़े भाई, तुम अपने आप को इतना हीरो इसलिए समझ रहे हो कि तुमने कहीं से बॉक्सिंग या ऐसा कुछ सीख के आए हो, पर तुम्हें नहीं पता तेग्यू हाइट में हमारे हीरो से काफी लंबा चौड़ा और टकट्टा है। वो कहता है कि बॉक्सिंग में वेट क्लास की एक अहमियत हो। तभी हमारा हीरो कहता है लगता है तुमने न्यूज नहीं देखा। और तेग्यू बोलता है कौन सी न्यूज? उसे पता नहीं था वो मास और प्लेयर वाली चीजों के बारे में। हीरो बोलता है तुझे कुछ नहीं पता। तेग्यू बोलता है कौन सी न्यूज? कमीने। और उसके बाद मुक्का लेके बढ़ता है। बूम साइड हट के उसके मुक्के को डॉज करते हुए जिंग उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। तेग्यू बोलता है तुम भागती गिलहरी, कभी किक कभी पंच और गालियां लगातार चल रही हैं पर कोई भी कुछ भी जिन को छू नहीं पा रही। हाफ के तेग्यू की आंखें धुंधली पड़ गई। तेग्यू बोलता है सब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसकी सांसें फूल रही है, उसे अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैं एक भी पंच हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अगर तुमने न्यूज देखा होता तो हमारे हीरो के हाथ में एक ब्लू ऑरा दिखाई देता है। उसने मुट्ठी बंद की और कहता है तुम मुझ पे
हमला करने की सोचते भी नहीं और एक जबरदस्त पंच तेग्यू के चेहरे पड़ता है और उसका वेट क्लास धरा का धरा रह जाता क्योंकि जिन है एक प्लेयर आहो के साथ। वह पंच तेग्यू उसकी औकात एहसास दिलाने के काफी था। तेग्यू हिल जाता है और कहता है तुम, लेकिन उसका ये बोलने से पहले एक दूसरा पंच तेग्यू मारने की कोशिश करता है, बट हमारा हीरो जिसने अपने सारे पॉइंट अपनी एजिलिटी में डाल के रखे थे, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि तेग्यू का पंच सिर्फ हवा को लगता है और वुश एक और पंच तेग्यू के गाल पे दड़ाम दड़ाम दड़ाम। तेग्यू अपने हाथ को मुंह में रख लिया है और कांप रहा है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं और वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि एक सिंगल पंच से मैं गिर जाऊंगा? तेग्यू के नाक और मुंह से खून बह रहा, दांत टूट चुके और इसने उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। वो पागल हो जाता है, जोर से चिल्लाता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। बट हमारा हीरो उसके बट को ही तोड़ देता है, उसके पंच को डॉज करता है और उसके हाथ को कसकर पकड़ता है और दूसरे हाथ से चेहरे पे एक तो तेग्यू हिल नहीं पा रहा है, लड़खड़ा रहा है। उसके आसपास खड़े हुए बाकी लोग हैरान हैं। तेग्यू बोलता है ये आदमी मुझसे जानबूझकर चेहरे पे ही मार रहा है, ये फिसलता हुआ आदमी, बस मैं एक पंच, सिर्फ एक पंच उसे मार दूं। बट तेग्यू ने अपना एक हाथ अपने जेब में डाल के अभी भी रखा हुआ है और वो सिर्फ एक हाथ से पीट रहा है तेग्यू को। तेग्यू जिन की तरफ तेजी से उछलते हुए पड़ता है, बट तेग्यू बोलता है प्लीज एक बार पड़ जाए, लेकिन जिन वहाँ से गायब है। एक पैर तेग्यू के मुंह पर दन और तेग्यू उछलते हुए दूर जा गिरता है। हमारा हीरो बोलता है बैन तेग्यू। तेग्यू के दांत टूट गए हैं, मुंह से खून और लार बह रहा है दोनों, उसके शरीर कांप रहे हैं, आंखों में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसे सुनाई दे रहा है, वो भी दर्द में है। जिन बोलता है क्या ये बहुत दर्द कर रहा है? हमारा हीरो उसे एहसास दिलाना चाहता है कि जो तुमने किया वो सही नहीं है, बट क्योंकि ये 99 बार हो चुका है इसलिए हमारे हीरो को पता है कि इवन आफ्टर रिग्रेशन सो मेनी टाइम मैं अपने भाई के उस दर्द को भूल ही नहीं पाता, मैं दोबारा उस जैसी घटिया फीलिंग को महसूस नहीं करना चाहता। ये सभी ख्याल जिनके मन में चल रहे हैं। तेग्यू गिरा पड़ा हुआ है, बोल रहा है हारते हुए मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ। तेग्यू बोलता है प्लीज रुक जाओ। तेग्यू का एक हाथ से गर्दन पे है, दूसरे हाथ से वो नहीं कर रहा है, बट जिन उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है तो तुम्हें मेरे भाई के साथ नहीं लगना चाहिए था, और उसके हाथ को उंगलियों को बुरी तरह तोड़ देता है। वह रूम तेग्यू की चीखों से भर जाता है, उसकी सारी उंगलियां टूटी हुई, सिर्फ अंगूठा ही सलामत है। वह अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के पास जाने की कोशिश करता है, बट जिन उसका दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है और तेग्यू डर जाता है। नहीं, उसके चेहरे में दर्द दिखाई दे रहा है और एक और चीख गूंजती है जोर से। तेग्यू के खून भागने लगते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी पीछे दरवाजे से निकलो। और वह चीख वानी को भी सहमा देती है। जिन बोलता है बैंग तेग्यू अगर तुमने कभी दोबारा मेरे भाई को छूने की भी कोशिश, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तेग्यू के आंख से आंसू, नाक से खून, मुंह से खून, दांत टूट गए, उसके हाथ कांप रहे हैं। वो बोलता है आई नो मैं तुझे कभी भी टच नहीं करूंगा। तो कमी ने टच ही क्यों किया था तूने शुरू? शायद तुम्हें दूसरों के दर्द का एहसास नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई आता रहता है। जिन बोलता है ऐसा ही होना चाहिए, बट यू सी कि तुम कब अपना मन बदल लो तो मैं श्योर होना चाहता हूँ, राइट? और वह दोबारा बैन तेग्यू के हाथ को पकड़ता है, इस बार कलाई तोड़ने के लिए। तेग्यू दर्द से चिल्ला रहा नहीं, बट हमारा हीरो क्रैक की आवाज के साथ तेग्यू की कलाई तोड़ देता है। आवाज और चीखें उस घर के बाहर तक आ रही हैं और अब वो श्योर कर चुका है कि बैन तेग्यू कभी और कभी भी उसके भाई को परेशान नहीं करेगा। आगे हमें दिखाया जाता है वानी अपने भाई को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, दोनों सड़कों पे चल रहे हैं। वानी बोलता है भाई आखिर तुमने अभी वो कैसे किया? जिन बोलता है क्या तुमने वो आर्टिकल अच्छे से पढ़ा था कि प्लेयर्स अपनी एबिलिटी रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं? वानी ने पढ़ा था पर वो पूछता है आखिर कैसे? तब जिन दिखाता है ऐसे और उसके सामने हमारा हीरो अपने भाई को दिखाता है उस गोल्डन रोशनी के भी अपनी इन्वेंटरी से खंजर को प्रकट। वानी हैरान आश्चर्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और बोलता है तुम थिन एयर से एक चाकू कैसे प्रकट कर सकते हो? हमारा हीरो बोलता है ना फैसिनेटिंग। और वानी एक बच्चे की तरह चमचमाती आंखों से उसकी तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि हम दूसरे दुनिया के वेपन्स को भी समन कर सकते हैं। तब वानी कहता है तो जो तुम्हारा तेजी से भागने का हुनर है वह भी दूसरी दुनिया का है जिस जो तेग्यू के पंचेस को भी डॉज कर सकते? जिन खंजर को गायब करते हुए कहता है हाँ क्योंकि मेरी एजिलिटी स्टेटस 11 है। वानी बोलता है स्टेटस जैसे गेम्स में? जिन बोलता है हाँ बिल्कुल। और जिन बताता है कि एजिलिटेटेड स्टेटस 3 नॉर्मल लोगों के लिए है और 10 एथलीट्स के लिए। वानी बोलता है तो क्या होगा जब तुम्हारा स्टेटस और बढ़ेगा? जिन अनजान बनते हुए कहता है क्या पता, मैं कभी इस लेवल पे पहले नहीं पहुंचा। जिन मन में सोचता है ऑफ कोर्स ये झूठ, और मन में सोचता है मैं अपने भाई को बताना नहीं चाहता कि मैं एक रिग्रेसर हूँ क्योंकि मेरे 11वें रिग्रेशन में मैंने सब कुछ इसे बताया था और एक प्लेयर ने वानी को किडनैप कर लिया।
मैंने इसका बदला तो ले लिया, लेकिन मैं अपने भाई को दोबारा इस तरह की परिस्थिति में नहीं डालना था मेरी वजह से। तो भविष्य में होने वाली लड़ाइयों के लिए मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना होगा सबसे पहले। तभी पेट की गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और वानी नीचे देखता है। जिन बोलता है, वानी क्या तुम कन्वीनियंस स्टोर से ब्रेकफास्ट करना चाहते हो? और वानी कहता है यस। आगे दोनों ही 24/7 के बाहर खड़े हैं। वानी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इंस्टेंट नूडल तो वहाँ है। जिन एटीएम के सामने खड़ा है और कहता है, रुको एक सेकंड। जिन एटीएम कार्ड डालता है और मन में सोचता है, मेरे बचे हुए प्यारे सेविंग जो टोटल 133 लाख है, उससे 33,000 रुपए मैं निकालता हूँ। वानी बोलता है, इतना सारा पैसा तुम क्यों निकाल रहे हो? हीरो कहता है, क्योंकि मुझे इसे किसी दूसरी जगह पे यूज करना है। वानी कहता है, क्यों ना हम यहाँ से कुछ चुन ले? जिन कहता है वानी को, बट वानी बोलता है, यहाँ से? यहाँ सब कुछ है, बहुत ज्यादा महंगा, सभी 5,000 से ऊपर है, यहाँ से हम क्या चुनेंगे? जिन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। आज ये नया साल है और हम इंस्टेंट नूडल तो नहीं खाएंगे। वानी कहता है, बट अगर हम ये खा लेंगे तो हमारे बाकी एक्सपेंसेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जिन बोलता है, जल्दी से चुनो, तुम टेंशन मत लो। वानी कहता है, अगर ऐसा है तो? वानी कहता है, तो चलो जल्दी से चिकन बटर खाते हैं और तंदूरी नान के साथ, उसके साथ थोड़ी बिरयानी। और मैं इसे कब से ट्राई करना चाहता था, मुझे पक्का यकीन है ये डिलीशियस होगा। वानी की आंखों के सामने एकदम चमक है और उसकी इस खुशी को देखकर जिन काफी सेटिस्फाइड है। जिन बोलता है कि हम प्रॉपर रेस्टोरेंट चलते हैं और तुम जो भी खाना है, जितना खाना है, बड़े आराम से खा लो, क्या बोलते हो? वानी कहता है, हम वो एफर्ट नहीं कर सकते, मैं इसी से खुश हूँ, वो कितना भला बच्चा है। जिन मन में सोचता है, बस कुछ दिन और मेरे भाई, कुछ दिन और, फिर तुम जितना और जो खाना चाहते हो मैं तुम्हें सब दिलवाऊंगा। आगे पनीर बटर मसाला को चावल में बिरयानी में रखकर वानी बड़े चाव से खाता है और ऐसे खुश होता है जिससे पूछो मत। इसको खाता देख के मेरे भी मुंह से लार निकल गया। ओह। आगे वानी बहुत टेस्टी कहता है। जिन उसे देख के खुश हो रहा है। वानी उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, तुम कहीं और जा रहे हो भाई? जिन कुर्सी से उठता है और बोलता है, यहीं रुको। फिर जिन एक मार्कर और खूब सारे लॉटरी टिकट लेकर आता है। वानी बोलता है, तुमने शायद सारे पैसे निकाल लिए, सब कुछ लॉटरी टिकट के लिए? वहाँ उसे नोटो कहते हैं। जिन कहता है, हाँ। वानी बोलता है, आखिर तुम्हें इतने सारे कहाँ से निकाले अब, और ये कितने हैं? जिन बोलता है, ये 20 है। वानी कहता है, क्या तुमने सारे के सारे 1 लाख रुपए टिकट्स पे खर्च कर दिए? क्योंकि एक टिकट 5,000 का था। तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे? जिन कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा, बस देखो। और वानी देखता है कि भाई आखिर कर क्या रहे हो तुम। तभी जिन सबको मार करता रहता है, दन 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 दन। अब वानी बोलता है कि तुम सबको मार क्यों कर रहे हो? वाई? तुमने मुझसे पूछा ना वाई? क्योंकि ये सभी विनिंग नंबर्स हैं। देखते हैं क्या जिन जीत पाएगा और अपने भाई को और भी बटर चिकन और बिरयानी खिला पाएगा, वो भी बारबेक्यू जगह पर। उसका भाई और कितना खुश होता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहे 100th रिग्रेशन के अगले एपिसोड्स में। सब्सक्राइब। See you next time. 1049 नोटो लॉटरी ड्रॉ। दोनों भाई टेबल लगा के बैठ गए, नोटो की टिकट और नंबर्स चेक कर रहे हैं। छोटा भाई परेशान है, चेहरे पे हाथ है। बड़ा भाई फुल कॉन्फिडेंस, आखिर वो एक रिग्रेसर है। और नोटो ड्रॉ स्टार्ट होता है। वानी अपनी दांत में उंगलियां चबाते हुए डरा हुआ है और बोल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम नहीं जीतने वाले। मोबाइल में नोटो ड्रॉ दिखाया जा रहा है। वानी बोलता है, तुमने पूरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। और तभी मोबाइल से आवाज आती है, बॉल घूम रहे हैं। वानी की घबराहट बढ़ती जा रही है और वो ग्लूमी फेस बनाते हुए मोबाइल देख रहा है, दांतों से नाखून चबा रहा है। जिन मना करता है, वानी अपना नेल काटना बंद करो। और तभी लकी नंबर 3 ड्रॉ होता है, सेकंड लकी नंबर 18। जैसे जैसे नंबर्स आते जाते हैं वानी हैरान होते जाता है। और तीसरा लकी नंबर 9, चौथा 38। वानी की घबराहट दूर होते जा रही है। 5th लकी नंबर, इसी तरह सारे लकी नंबर आते जाते हैं। और नोटो लॉटरी का 1049 का फर्स्ट नंबर जिसने जीता है वह है 389 38 21 1 और बोनस नंबर 5। और ये सेम लॉटरी नंबर होता है जिनके पास। वानी खुशी के मारे पागल हो जाता है, उसकी आंखें चमक जाती है। वो बोलता है, ये तो पागलपन है, हमने पहला इनाम जीता। बड़े भाई मुझे च्यूटी काटो। जिन बोलता है, खुद को काट लो। वानी बोल रहा है, ये कोई सपना तो नहीं? जिन बोलता है, तो क्या तुम चाहते हो ये एक सपना हो? वानी सर को नाम हिलाते बोलता है, नहीं नहीं, ये हकीकत ही अच्छा है। जिन कहता है, डरने की कोई बात नहीं, ये ड्रीम नहीं है। वानी फिर बोलता है, सचमुच ना, ये कोई सपना तो नहीं है? जिन बोलता है, बिल्कुल ये कोई सपना नहीं है। और दोनों ही काफी मुस्कुरा रहे हैं। वानी हैरान है और जिन मुस्कुरा रहा है। वानी खुशी के मारे दोबारा चीखता है, वाओ फर्स्ट प्राइज। जिन उसे कहता है, अपनी आवाज नीचे करो, पड़ोसी तुम्हें सुन लेंगे। और शू कहता है। वानी चुप हो जाता है और एक गुफी सा फेस बनाता है। आगे जिन कहता है, अब तुम खुश हो ना? वानी कहता है, बिल्कुल, पर क्या तुम भी नहीं हो खुश? जिन कहता है, हाँ मैं भी खुश हूँ। जिन अपनी पिछली जन्म को याद करते हुए बोलता है, जब मैं फर्स्ट टाइम नोटो नंबर सही जीता था तब मैं बहुत एक्साइटमेंट था और एक्साइटेड था, बट बार बार दर्जन टाइम ये होते होते ये एक मैंडेटरी प्रोसेस हो गया है, जैसे कोई एनुअल इवेंट। पुनर्जन्म के पश्चात मुझे सिक्योर कैश की जरूरत थी, वो भी जल्दी से, क्योंकि 900 मिलियन डेथ
हो चुकी थी, तो इकोनॉमी धराशायी होने की कगार पे थी और प्लेयर्स के बीच आइटम्स का एक्सचेंज और खरीदना बेचना बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। और ये सब कुछ होगा कैश में, नोटों में, पैसे में। वानी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम अपने पहले सारे 100 गेम में जीत गए, आखिर विनिंग अमाउंट कितना होगा? जिन कहता है मुझे अंदाजा नहीं, और मन में सोचता है विनिंग अमाउंट इतना होगा जो हमारी दुनिया बदल देगा। आगे हमें बैंक दिखाया जाता है, NY बैंक, जिसके सामने जिन खड़ा है और मन में सोच रहा है शायद इतनी बार प्राइज जीतने के कारण मैं अब बिल्कुल भी नर्वस महसूस नहीं कर रहा हूँ। जिन आगे बढ़ता है और कहता है मैं यहाँ आया हूँ अपना फर्स्ट प्राइज कलेक्ट करने, फर्स्ट विनिंग प्राइज कलेक्ट करने। उसे वहाँ अटेंडेंट देखकर मुस्कुराता है और कहता है ओह ऐसी बात है, और उसे बधाई देता है। मन में सोचता है तो ये नोटो का फर्स्ट प्राइज विनर है, बट ये एक स्टूडेंट की तरह है। असिस्टेंट पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने यह नोटो कहाँ से खरीदा? जिन उसे एड्रेस बताता है कि उसने 24/7 से खरीदा है। वह असिस्टेंट अपने कंप्यूटर में उसे रन करता है और हैरान होते बोलता है क्या? QS24 यूएनवी स्टोर्स डेफिनेटली। और दो लोग खुशफुसा रहे हैं। क्या तुमने सुना 115 गेम लॉटरी के जिसमें फर्स्ट प्राइज उसी ही जगह से मिले हैं? 115? वो असिस्टेंट हैरान है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इतने सारे। एक कहता है हाँ ये तो पागलपन है, और इनमें से 100 केवल एक ही स्टोर से जीते गए हैं और केवल एक ही पर्सन द्वारा बाय किए गए हैं सभी कुछ। वो असिस्टेंट हैरान होते जा रहा है और उसे बताते हैं कि अगर कोई भी तुमसे कहे कि वह QS24 YONV स्टोर से नोटो खरीदा है तो तुम्हें तुरंत ही बैंक के प्रेसिडेंट को बुलाना है, क्योंकि वह पर्सन VVIP पर्सन हो जाएगा। समझ गए? यह बात उस असिस्टेंट को एक बंदा बताता है। तभी जीन एंट्री लेता है और एक्सक्यूज मी कहता है। वह असिस्टेंट अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम कुछ मिनट रुक सकते हो? यह बोलकर वो असिस्टेंट बैंक के प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए चले जाता है और कुछ देर बाद खुद बैंक प्रेसिडेंट आकर बोलता है इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम जिनो है और मैं इस NY बैंक का प्रेसिडेंट हूँ। जिन अपना नाम बताता है, मैं जिन हूँ। दोनों में हैंडशेक होता है। मैनेजर उसे बधाई देते बोलता है बहुत बहुत बधाई हो, आपने नोटो के प्राइस जीते हैं। जिन बोलता है थैंक यू। मैनेजर बोलता है चलिए किसी कंफर्टेबल प्लेस में चलते हैं जहाँ हम आपस में बात कर सकते। और उस बैंक की लॉटरी टिकट बिजनेस टीम के ऑफिस में दोनों जाते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट के पीछे जिन है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसको देखकर उसका अभिवादन करती है और कहती है मिस्टर प्रेसिडेंट आप यहाँ हैं। और मन में सोचती है कि वो कौन है जो प्रेसिडेंट के पीछे है, क्या उनका बेटा है? तभी प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये हमारा VVIP लकी कस्टमर है जो यहाँ अपना विनिंग मनी कलेक्ट करने आए हैं। मेक श्योर तुम वो सब कुछ करो जिससे ये कंफर्टेबल हो जाए। और ऐसा करके वो जिन की तरफ इशारा करते हैं। वह दूसरी असिस्टेंट हैरान हो चुकी है कि ये VVIP कस्टमर है, इसने 100 नोटों के लॉटरी टिकट जीते हैं। और कहते हैं वो मैनेजर की जिन तुम बिल्कुल आराम से रहो। जिन कहता है थैंक यू। लड़की मन में बोलती है शांत रहो। और जिन के पास आके कहती है नाइस टू मीट यू सर, प्लीज हैव अ सीट। जिन आराम से बैठता है कंफर्टेबली। वो लड़की पूछती है क्या मैं आपके लिए कुछ पीने का ला सकती हूँ, जैसे जूस, कॉफी, ग्रीन टी? जिन बोलता है सब ठीक है, मैं अपना विनिंग कलेक्शन कलेक्ट करने आया हूँ। और वो लड़की कहती है ऐसा, इन दैट केस क्या मैं आपका नोटो टिकट देख सकती हूँ सर? जिन अपने नोटो टिकट से दिखाता है और वो लड़की हैरान है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसने उन सभी को सेम नंबर से स्टैम्प किया है। क्या यह भविष्य जानता है या समथिंग कुछ ऐसा ही? वो लड़की बोलती है कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया है, अब बिल्कुल 100 गेम्स के विनर है। जिन पूछता है आखिर मैंने कितने पैसे जीते? लड़की थोड़ी सी संकोची होकर बोलती है सर आपने जीते हैं अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ रुपए, और रकम टैक्स हटा दें तो ये है 15 करोड़ रुपए। आगे बताया जाता है कि प्राइज मनी कनेक्ट करने के बाद सब कुछ नॉर्मली स्मूथली हो गया। सबसे पहले मैंने एक घर खरीदा जहां हम दोनों मूव हो गए। जिन पेपर्स पे साइन कर रहा है। इसके बाद मैंने एक स्टॉक अकाउंट खोला। इसके बाद बिटकॉइन सर्च फास्ट टाइम, फिर मैंने कॉइन्स में इन्वेस्ट किया और आज। जिन बोलता है वानी हमने जो घर देखा था तुम्हें कैसा लगा? वानी बोलता है ये तो बहुत बढ़िया था, मैंने कभी भी इतना बड़ा और महंगा घर अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने सिर्फ इसे पिक्चर्स में देखा था। जिन बोलता है तो हम वहाँ सीधे मूव करते, वहाँ सिक्योरिटी भी अच्छी है। वानी हैरान है, बड़े भाई तुमने लीज क्यों साइन किया? तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं कि तुम उसे डायरेक्ट खरीद सकते हो। बोलता है मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। वानी हैरान कुछ कह नहीं पा रहा ये सुनकर। वो बताता है कि एक्सेप्ट 1 बिलियन मैंने सारे पैसों से बिटकॉइन बाय कर लिया है, लगभग 14 बिलियन के बिटकॉइन। वानी को ये सुनकर बड़ा ही सदमा लगता है, वो पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। जिन बोलता है भाई मुझे पता है तुम क्या कहने वाले, बट समझो मैंने ये सब कुछ बहुत सोच के किया है। वानी भी पत्थर का बना हुआ है, उसके हाथ से टॉवल गिर रहा है, वह दुनिया से अलग हो चुका है। जिन उसे संतुष्टि देने के लिए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने लॉटरी में 4 नंबर और देखे हैं, हम दोबारा जीत सकते हैं। तब वानी को कुछ होश आता है और उसकी आंखों में चमक आती है कि ये वही इन फेमस लॉटरी नंबर्स का ड्रीम है। वह होश में आने लगा है और वो चिल्ला के बोलता है भाई उसे हिलाते हुए, तुम्हें वो नंबर याद है ना, उसे बिल्कुल भूलना नहीं, उन सपनों के नंबर को। जिन बोलता है हाँ मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा। जिन मन में सोचता है तुम्हें क्या पता मैंने ये चीज कितनी बार ट्राई की है, अब मैं चाह कर भी इसे भूल नहीं सकता। और चलो बहुत समय हो गया, लंच में चलते हैं। वानी बोलता है रेडी टू गो वेयर? और जिन बोलता है तुम भूल गए क्या, मैंने तुमसे कहा था कि आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं। तभी एक जोरदार पंच की आवाज सुनाई दे, कुछ टूटता हुआ दिखाई दे। ये दीवार से ब्लॉक है और ये है जिन का बुली जो एक पंच से दीवार को तोड़ रहा है। वह मन में सोचता है मुझे लगा था ये बहुत अच्छा आइडिया है कि सब कुछ अपने स्ट्रेंथ स्टेटस में डालना। उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कुराहट है। वो अपनी
पंचेस को देख रहा कि आखिर वह कितना शक्तिशाली हो चुका है और कहता है एक पंच और दीवार पर मारते हुए, मैं सोच नहीं सकता, मैंने एक मस्कुलर स्ट्रेंथ रूइन भी ड्रॉ किया जिससे मेरे स्ट्रेंथ भी बूस्ट होकर डबल हो गई और बिशुम बिशुम वह दीवार मार के दीवार को तोड़ते जा रहा है। दीवार के परखचे उड़ते जा रहे हैं। शायद वो अपनी शक्ति का टेस्ट कर रहा है। चेहरे में एक कुटिल सी मुस्कुराहट साइकोपाथ की था और वो कहता है इवन माइक टायसन भी मेरे न्यूक्लियर फिश से जलने लगेगा। मन में सोचता है बहुत हो गई टेस्टिंग, अब आतंक होगा। वो अपनी मुट्ठी को भींचता है, उसकी नसें फड़क रही। आगे दिखाया जाता किसी बिल्डिंग की छत, कोई चिल्ला रहा है ड्यूमिन जिन, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज। ये जिन का पुराना घर है और ये वही बंदा है। वह कहता है मुझे डाउट है कि वह कमीना आखिर उस गेम्स में हार गया। अपनी मुट्ठी को भींचते हुए वह बोलता है बट वह मेरे फोन कॉल्स इग्नोर कर रहा है और कहीं जाके छुप गया है। उसकी आंखों में एक खास तरह का साइकोपैथिक चमक है और बोलता है वह कमीना इंसान। इधर जिन यह सोचकर वह जिन की उस ग्लेयर को याद करता है और बोलता है मन में सोचकर कि उसे क्या लगता है वह ऐसे ही गायब हो जाएगा। गुस्सा उसकी सांसों में दिखाई दे रहा है और मन में बोलता है तुम मेरे हाथों ही मरोगे। आगे वह बंदा जोर जोर से ह्यूमन जिन के दरवाजे को पटक रहा है अपने हाथों से पाट 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 पाट, बट बंद दरवाजा खुलेगा थोड़ा ही। वह मन में बोलता है भले ही हम दोनों प्लेयर्स हैं बट एक लूजर इज अ लूजर, मुझे उसके मैनर्स को फिक्स करना होगा। अचानक वह रुकता है। वह मन में सोच रहा है ये तो ऑब्वियस है कि वो अपने घर में छुपा हुआ है बट वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। जैसे वह बंदा घर में नहीं है। वह कान ला के सुनता है और बोलता है वेल मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अगर मैंने सांस लेने की भी आवाज सुनी तभी वह सोचता है मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी कोई बोलता है एक्सक्यूज मी स्टूडेंट। एक बुजुर्ग बंदा बोलता है तुम मेरे दरवाजे के सामने क्या कर रहे हो। एक बुजुर्ग अंकल खड़े हैं। वह बंदा बोलता है तुमसे क्या मतलब, क्या तुम इस घर के ओनर हो। वह बाल्टी बोलता है हाँ मैं हूँ ओनर इस घर का। वह बंदा हैरान है क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मिलने आए हो अपने दोस्त से। वह बंदा बोलता है दोस्त, हाँ मेरा दोस्त कहाँ है वो। अगर तुम ओनर हो तो तुम ये डोर खोल सकते हो ना, मैं अचानक से अपने दोस्त से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम इसे खोल दो। वह बूढ़ा बोलता है ड्रैन। वो बोलता है क्या, हैरान है और कहता है यह घर एम्प्टी है, जो यहाँ बंदा रहता था वो यहाँ से जा चुका है। वो बोलता है कहाँ कब कैसे। ओनर बोलता है आज ही, पर कहाँ ये नहीं पता। इधर बोलता है कम। अपनी मुट्ठी को भींचते हुए नसों में गुस्सा फड़क रहा है, नसों में गुस्सा फड़क रहा है। आखिर वह भाग गया कैसे, कुछ बोले। आगे दिखाया जाता है एक ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़ा है वानी। कहता है वाओ आओ ये कितनी है ऊंची बिल्डिंग। अपने आंखों के ऊपर रखा है उसने हाथ, आंखें हैं बड़ी बड़ी जैसे बटन हो गए हो 4। आगे स्टाइलिश लुक के साथ वह देखता है कि इसके हैं दरवाजे रिवॉल्विंग डोर वाले। जिनने भी अच्छे कपड़े खरीद लिए, जैकेट पहना हुआ है उसने। वॉली हैरान होता जा रहा है। जिन आगे बढ़ रहा है। वानी देखता है ओ यहाँ एंट्री करने के लिए एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ती है। जिन अपना एक्सेस कार्ड वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को देता है। एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी कंफर्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो। वानी ऐसी सिक्योरिटी देख के आंखों में चमक लिए सोचता है वाओ यहाँ सिक्योरिटी भी है, और बोलता है बड़े भाई ये जगह तो बहुत ही ऑसम है। उसके चेहरे में एक बच्चे की तरह स्माइल है, आखिर वो बच्चा ही तो है। जिन उसकी खुशी देखकर हल्की सी स्माइल देता है और कहता है चलो। वानी भी कहता है हाँ। घर का लुक दिखाया जाता है बहुत ही लग्जरियस। वानी के मुंह से सिर्फ वाओ वाओ निकल रहा है क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी है जो लगभग 3500 स्क्वायर फीट है। सुनकर वानी हैरान हो जाता है, क्या ये जगह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है हम दोनों के लिए। घर की चमचमाहट से वानी के आंखें चकाचौंध है। जिन बोलता है हमारे पास काफी पैसे हैं तो हम ऐसी जगह पे रह सकते हैं। वानी बोलता है इस जगह के लिए तुमने कितने पैसे दिए हैं। जिन बोलता है मैंने 5 बिलियन डिपॉजिट किया है और यहाँ का मंथली रेंट है 22 मिलियन। वानी हकलाने लगता है 20 लाख रुपए मंथली रेंट, इतना ज्यादा। उसकी आत्मा उसके शरीर से शायद बाहर जाने ही वाली है। वह मन में बोलता है अभी रिसेंटली 5,000 रुपए का कन्वीनियंस स्टोर का लंच से मेरे हाथ बाहर आने को हो गए थे और यहाँ 20 लाख से ज्यादा। वह कहता है भाई बड़े भाई ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है, हम किसी और जगह इससे सस्ती जगह में रह सकते हैं। जिन बोलता है नाइस एंड क्लीन, साफ सुथरा है। वह वानी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। जिन बोलता है नहीं हमें कम से कम इतना तो खर्च करना ही चाहिए क्योंकि जितना महंगा होगा सिक्योरिटी उतनी ही बढ़िया होगी, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को प्लेयर्स एपोलेप्सी में गिरते हैं और प्लेयर्स इस समय सबसे ज्यादा वीकेस्ट होते हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे आग, अर्थक्वेक और हत्यारे जो दूसरे प्लेयर्स के द्वारा हायर किए गए हैं इसी समय की तलाश में रहते हैं। हमें अन प्लेयर्स के ऐसे अटैक से बचने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें ऐसी ही सिक्योर जगह पे रहना चाहिए, चाहे तुम कितने भी उड़ने वाले या शक्तिशाली हो दूसरी दुनिया में। बट अगर तुम रियलिटी में मर गए तो ये सब कुछ खत्म। जिन बोलता है वॉन तुम्हें घर कैसा लगा। वॉन खिलखिलाते हुए बोलता है बहुत अच्छा। जिन बोलता है यह रिलीफ है कि तुम्हें अच्छा लगा। वानी थोड़ा सा हैरान है, कुछ सोच रहा है मन में पर कहता कुछ नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा है और पूछता है सॉरी बड़े भाई। जिन बोलता है हाँ, और बोलता है आने वाले मंथ में तुम दूसरी दुनिया में दोबारा जाओगे और लड़ोगे और मैं खुश रहूंगा। मैं बहुत ही थॉटलेस, मुझे माफ करना। बट वानी को एक जोर
का थप्पी देते हुए जिन बोलता है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं नेक्स्ट टाउन से वापस नहीं आ पाऊंगा? जिन वानी कंधे पे हाथ रखता है और वानी बोलता है, जस्ट इन केस। जिन बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं कुछ खाने। मैंने सुना है इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में जो शॉपिंग मॉल है वहाँ एक कोरियन रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है, चलो। वानी बोलता है कुछ नहीं और कहता है ओके आगे। जिन के मोबाइल में कुछ आता है, वह देखता है और वह मन में सोचता है कि लगता है उसे पता चल गया कि मैं मूव्ड हो चुका हूँ। जिन हल्का सा मुस्कुराता है और मन में सोचता है मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए क्योंकि मैं रियलिटी में इससे कभी नहीं टकराऊंगा और दूसरी दुनिया के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि वहाँ कौन कैसा दिखता है किसे पता। और ये वांग योंग मिन का फोन होता है, वही साइको गुस्सैल सांड। नेक्स्ट डे जिन सोकर उठता है और बोलता है, वान तुम कहाँ जा रहे हो? वान बैग लेके कहीं जाने की सोच रहा है। जिन बोलता है, कहाँ चले? वानी बोलता है, मैंने राइस केक ऑर्डर किया है तो मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। जिन कंफ्यूज, राइस केक? इसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। जिन सोच रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। जिन मन में सोचता है, हम चाहे कितनी बार भी पुनर्जन्म ले लें या रिग्रेस हो जाए, सिचुएशन सेम टू सेम रिपीट नहीं होती, बट इसने आज तक कभी राइस केक नहीं मंगाया। जिन बोलता है, राइस केक क्यों? वॉन बोलता है, अब हम नई जगह पे आए हैं तो हमें आसपास पड़ोसियों को राइस केक देना चाहिए ताकि हम एक अच्छे नेबर लगे, है ना? जिन बोलता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं एक अच्छे नेबर लगने में, तुमने ऐसा सोचा? एक्स एक्सपेक्टेड ऑफ माई लिटिल ब्रदर। वानी खुश है, यस अप्रूवल मिल गया। वानी बोलता है, मैं राइस केक लेके आता हूँ और उन्हें बांट देता हूँ, तुम आराम करो। जिन बोलता है, ये अच्छा रहेगा कि हम दोनों जाएं और सबको ग्रिट करें, चलो साथ चलते हैं, मैं भी चलूंगा, चेंज करके आता हूँ। और एक बेल को दबाते हैं, टिंग टोंग टिंग टोंग। वहाँ से आती है, कौन है? और ये बोलता है, हम नए नए आए आपके पड़ोसी हैं, हम आपसे यहाँ ग्रीटिंग देने आते हैं। वानी काफी मुस्कुराते हुए बोलता है। जिन उसके पीछे चुपचाप खड़ा है, वानी के हाथ में केक है। दरवाजा खुलता है, एक आंटी बाहर आती है और कहती है, नाइस टू मीट यू। और कहती है, जैसे तुम दोनों की शक्लें मिल रही हैं, तुम दोनों पक्का भाई भाई होगे। वानी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल हम ब्रदर्स हैं। और वानी कहता है, हम आपके लिए कुछ राइस केक लाए हैं, इसे लीजिए, जब ये गर्म है। उस केक से भाप निकल रही। वो आंटी उस केक को लेती है और कहती है, वाओ थैंक यू, हम इसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। तब दोनों ही झुक कर उसे गुड बाय कहते हैं और आगे बढ़ते हैं और बताते आते हैं कि हम यूनिट्स में हैं, हम अभी आए हुए हैं। वानी कहता है, कुछ राइस केक लीजिए। एक अंकल आते हैं, उन्हें राइस केक दिया जाता है। जिन बोलता है, थैंक यू, आगे हमारा ऐसे ही ख्याल रखिएगा। सभी उनसे बहुत ही खुश होकर मिल रहे हैं। एक एक करके वो अपने पड़ोसियों से मिलते जाते हैं और 44 फ्लोर पर केवल एक घर है। अब तक वानी और जिन थक चुके हैं। जिन बोलता है, हाँ चलो बस ये लास्ट है, इन्हें ग्रीट करते हैं फिर चलते हैं। जिन बोलता है, वान तुम्हें पता है ये पेंट हाउस 54 और 44 दोनों ही फ्लोर्स पे है। वान बोलता है, तो वो तो सचमुच बहुत अमीर होगा। जिन बोलता है, मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, बट कहते हैं वह एक रईस जादे का सेलिब्रिटी बच्चा है। घंटी बताई जाती है और कैमरे से कोई कुछ नहीं बोलता। जिन बोलता है, शायद वह घर में नहीं होगा, पर दोबारा घंटी बजाई जाती है और वानी बोलता है, शायद वह घर में नहीं है। तभी डोर खुलता है और वानी बोलता है, ये पर्सन है एक्ट्रेस सियोन आ रिन। एक सुंदर लड़की बाहर आती है। आगे क्या हुआ? आगे क्या होता है? ये एक्ट्रेस कौन है? क्या ये भी कोई प्लेयर है? और वो बुली जिन को ढूंढ पाएगा? अगर रिग्रेशन में सभी चीजें सेम टू सेम नहीं होती तो क्या इस रिग्रेशन में कुछ अलग होने वाला है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार।